चलो तो फिर आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कोई बताएगा मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है? जब और गिवन हो या एंड गिवन हो? एंड गिवन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर बोला गया हो तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड और मल्टीप्लाई करके फिर उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, एंड के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी भी इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे तीन होंगे तो तीन मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी एंड आपको बीच में गिवन हो कि प्रोबेबिलिटीज के बीच में एंड पूछा गया है तो आपने रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हुए फिर आपने आंसर कैलकुलेट कर देना। ठीक है जी, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? वो कहता है एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया है तो आपसे पूछा गया है कि तीनों बार टेल्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू हाफ होती है। तो इसका ना हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो 1/8 ही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ जी बोलो। हाँ बिल्कुल। हाँ तो एक, हाँ वैसे कर लो अगर आपको वैसे ही समझ आता है। 2 raised to 3 8 हो गया 2 क्यूब। ठीक है, 1 टाइम्स टेल आ सकता है तो आप ऐसे बोल दो, बात वही है। ठीक है, जैसे आपको समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, आपको बोला गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? जो पहला कार्ड निकाला था वापस डाला या नहीं डाला? डाल दिया। तो 52 कार्ड्स में से वो कहता है 2 कार्ड्स उसने ड्रॉ किए हैं वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट के साथ किए हैं। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग्स। हाँ जी तानिश, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तनिष्क है आप यहाँ पर? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, तो आप किंग की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग चाहिए। ठीक है, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। और 52 में से 52 पैक्स में इसको हमने किया है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स हमारे 52 है। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1/13 है। तो 1/13 इंटू 1/13, तो 1/116 है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले अगला देखते हैं क्वेश्चन। वो कहता है अ मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग द क्वालिटीज वाइट कंप्लेक्शन। क्या नहीं समझ आया बोलो? 4/52 किंग कितने होते हैं? 4 किंग्स होते हैं। टोटल पैक ऑफ कार्ड 52, तो टोटल आउटकम्स 52। ठीक है, तो 4/52 को मैंने उसको काट दिया, 1/13 बोल दिया उसको। ठीक है, चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ रहा था। वो कहता है अ मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग द क्वालिटीज वाइट कंप्लेक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच अ गर्ल इज 1 in 20। ठीक है, तो व्हाइट कंप्लेक्शन होगा उस गर्ल का, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज 1 in 20। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/20। 1 in 20 का क्या मतलब हुआ? 1/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हैंडसम डाउरी, ठीक है, वो अच्छा दहेज आपको देगी। ऐसी आपको गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी कि हैंडसम डाउरी आपको मिलेगी उससे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1 in 50। तो 1 in 50 का मतलब हो गया 1/50। ठीक है, आगे आपको गिवन है वेस्टर्नाइज मैनर्स एंड एटिकेट, द प्रोबेबिलिटी इज 1 in 100। ठीक है, वेस्टर्न होगी, वेस्टर्न एटिकेट्स होंगे उसमें,
उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1 in 100, दैट इज इक्वल टू 1/100। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग मैरिड टू अ सच गर्ल विच इज द पोजेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो उससे आपको पूछा गया है कि ये जो लड़का ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको ये सारी क्वालिटीज वाली लड़की मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे बताएंगे, पहले आंसर छोड़िए, पहले इसको इस फॉर्म में लिख के, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख के बताइए एंड और आपको क्या लगता है क्या होगा। उसको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कर, एंड उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउरी चाहिए है, एंड उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर चाहिए है। एंड ही हुआ ना, उसको सारी क्वालिटीज चाहिए, तो उसको एंड हो गया। ठीक, तो इसका मतलब 1/20 इंटू 1/50 इंटू 1/100, ये आपके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। प्लीज एक बार देख के बताइए ये चीज समझ आती है। हाँ जी, बाकी लोग, तनिष, आदिति, पार्थ, क्लियर है। चले, तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप इसको ध्यान से सुनना और मुझे कैलकुलेट करके बताना। वो कहता है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 25 आर गर्ल्स। ठीक है, वो कहते हैं एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स है हमारे पास, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 75 हमारे बॉयज रहे होंगे। ठीक है जी, आगे आपको गिवन है 10 ऑफ विच आर रिच। रिच आपको गिवन है कि कितने हैं, 10 है। ठीक है जी, उसके बाद आपको बोला गया है 20 आर फेयर कंप्लेक्शन। ठीक है, फेयर कंप्लेक्शन वाले कितने बच्चे हैं, वो कहता है 20 हैं। उसके बाद आगे वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फेयर कंप्लेक्शन रिच गर्ल। चलिए एक बार ट्राई करके बताइएगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए है। आपको क्या है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, 75 बॉयज हैं। टोटल 100 में से 10 रिच हैं, टोटल 100 में से 20 फेयर कंप्लेक्शन के हैं। तो आपसे पूछा गया कि अगर एक स्टूडेंट हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन स्टूडेंट विल बी अ फेयर कंप्लेक्शन रिच गर्ल। तनिष्क एक बार बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए है। वो कहता है एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 25 गर्ल्स हैं, 75 बॉयज हैं। टोटल में से 10 स्टूडेंट्स रिच हैं और टोटल में से 20 स्टूडेंट्स फेयर कंप्लेक्शन हैं। तो आपसे पूछा गया अगर हम एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन स्टूडेंट विल बी अ फेयर कंप्लेक्शन रिच गर्ल। हाँ, अब ये तो टोटल में गिवन है, ये सारे ये टोटल गिवन है, तो आपसे पूछा गया फेयर एंड रिच एंड गर्ल, ये मतलब हो गया इसका। इसने ही बोला ना फेयर कंप्लेक्शन रिच गर्ल, तो इसका मतलब फेयर होना भी जरूरी है, रिच होना भी जरूरी है, गर्ल होना भी जरूरी है। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/100। ठीक है, रिच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/100। और फेयर कंप्लेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 20/100। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 25/100 इंटू 10/100 इंटू 20/100। हाँ जी, प्लीज देख के बताइएगा, सबको ये चीज समझ आती है। 1/200 आता है, चलो जो भी आता है, तो 1/200 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। वो कहता है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, वो कहता है एक बैग में क्या है, 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स है। इसमें से उसने क्या किया है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। इसमें से वो कहता है 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहली निकाली थी उसको वापस से अगली ड्रॉ से पहले वापस उसमें डाल दिया था। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, आपसे पूछा गया जो दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ
बोथ ब्लैक आपसे पूछा गया है। एक बार आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा, क्या लगता है आपको? देख लेते हैं जी एक बार। हाँ जी, बाकी लोग? ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। दोनों ब्लैक चाहिए तो इसका मतलब एंड हो गया बीच में। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दैट इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8। ठीक है, ठीक है, 3/8 हो गया, तो 3/8 इंटू 3/8 दैट इज इक्वल टू 9/64। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चले अगला क्वेश्चन। प्लीज जहां नहीं समझ आएगा मुझे रोक देना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो आपको गिवन है कि एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें से वो कहता है 2 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। आपसे पूछा गया है फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करके बतानी। देखिए एक बार सॉल्व करके। विद रिप्लेसमेंट, हाँ जी, विद रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं अभी। कितना बोला जी आपने? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हमें चाहिए है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल बॉल्स है हमारे पास 12, तो रेड की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4/12 और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 5/12। तो कितना होगा ये? दैट इज 5/30। ठीक है जी, क्लियर? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है सपोज दैट 11 to 5 अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। कहता है सपोज दैट इट इज 11 to 5 against a person A who is now 38 years in age to live till the year 73। ठीक है, तो आपको कहता है 11 to 5, 11 to 5 का मतलब है 11:5 वो बोल रहा है। 11:5 अगेंस्ट द पर्सन हु इज नाउ 38 ऑफ ईयर्स, कि वो 73 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। ठीक है जी, आगे आपको कहता है और आपको गिवन है 5:3 आपको गिवन है पर्सन बी के लिए है, अगेंस्ट ईयर्स का भी, अगेंस्ट लिविंग टिल द ईयर 78। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल डाई आफ्टर 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। वो कहता है पर्सन ए है जिसकी जीने के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 11:5। अगले 35 साल वो जिएगा, उसके अगेंस्ट हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 11:5। ऐसे एक पर्सन बी है जिसके अगले 35 जीने की प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हमें गिवन है दैट इज 5:3। तो आपसे पूछा गया है कि 35 ईयर्स के बाद दोनों मर जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो पहले तो मुझे ये बताइए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल डाइज का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी दैट ए डाइज एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी डाइज, ये हमें पूछा गया है आफ्टर 35 ईयर्स। दोनों 35 ईयर्स के बाद ही हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें 38 से 73 35 ईयर्स हो गए। इसका भी आपको ये 33 ईयर्स या 43 ईयर्स इसकी एज गिवन थी, उसके 35 ईयर्स का बाद मतलब 70 ईयर्स तक उसके जीने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई। ठीक है, तो 35 ईयर्स हेंस वो कहता है दोनों मर जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए डाइज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डाइज, ये हमें कैलकुलेट करके बताना। तो ए के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई बताएगा? 1 1 कैसे हुई?
नहीं, ये आपको गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी दैट 11:5, 11:5 अगेंस्ट अ पर्सन टू लिव। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा गिवन हो, अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट टू लिव, इसका मतलब जो पहली चीज आपको गिवन है अगेंस्ट लिविंग आपको गिवन है। अगेंस्ट लिविंग का क्या मतलब हो गया, डाइंग की बात कर रहे हो, तो ए मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 11/16। बी में देखें क्या बोला है, 5:3 अगेंस्ट लिविंग, उसने बी का बोला है तो अगेंस्ट दोबारा से, तो इसका मतलब बी मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5/8 आपको दी है। बीच में एंड है तो दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी प्लीज एक बार देख के बताइए ये चीज समझ आई है। हाँ जी, जो भी आएगा सॉल्व करके तो जो भी आते जाएंगे आंसर्स वो अलग बात है, हम एक बार लिखते जाते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? प्लीज बाकी लोग भी बोलते चलिए, मुझे लगेगा आप लोगों को समझ आ रहा है। चलो पास, अगला आंसर आप देना, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। वो कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स ए बी एंड सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए, फेलियर ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.01, फेलियर ऑफ बी आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.02 एंड फेलियर ऑफ सी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.05। आगे आपको पूछा गया है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिवाइस विल वर्क सैटिस्फैक्टरली। हाँ जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करते हैं। हाँ जी, इन्होंने ठीक बोला, करके बताइए आंसर क्या आता है। ठीक है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तो नॉन फेलियर की कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ए वाले का हो जाएगा 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99, बी का कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.02 दैट इज, हाँ जी 0.00, सी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95। तो हमसे पूछा गया है कि वो डिवाइस चलती जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इसका मतलब ए डज नॉट फेल एंड बी डज नॉट फेल एंड सी डज नॉट फेल, यही हुआ ना। प्रोबेबिलिटी ए डजंट फेल एंड बी डजंट फेल एंड सी डजंट फेल, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए डजंट फेल दैट इज 0.99, बी डजंट फेल दैट इज इक्वल टू 0.98, सी डजंट फेल दैट इज इक्वल टू 0.95। इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखना प्लीज एक बार। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी whose chances of solving are, ठीक है, वो कहते हैं क्वेश्चन दिया गया है 3 स्टूडेंट्स को ए बी एंड सी, ए सॉल्व कर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 1/2, बी सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 1/3, सी सॉल्व कर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 1/4। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। हाँ जी, इससे आपको क्या समझ आता है कि क्या उसने आंसर में पूछा है। वो कहता है ए सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा, सी सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो पहले आंसर से पहले मुझे बताइए इसमें सॉल्व करने को क्या पूछा गया है, ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, ए और बी और सी, या क्या आपको क्या लगता है क्या पूछा है उसने। एंड, ठीक है, तो आप कहते हैं उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग। क्या उसने लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स विल सॉल्व द क्वेश्चन, उसने बोला है। हाँ जी, और बोला आपने, ठीक है, तो आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन यहां पर आए हैं, एक कहते हैं कि ए एंड बी एंड सी, एक कहते हैं ए और बी और सी। पहले की बात करें, इससे हमें जो आंसर मिलेगा इसका मतलब है ऑल विल सॉल्व। ठीक है जी,
इसका मतलब है सारे के सारे सॉल्व करेंगे, दूसरे से हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज आइदर ए और बी और सी मिलेगा, या ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा। क्या उसने ये लिखा है कि कोई एक ही करेगा? दो भी तो कर सकते हैं, तीनों भी तो कर सकते हैं। उसने तो ये बोला है क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी है, कौन करे ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ए करे, बी करे, ए और बी करें, बी और सी करें, ए बी सी करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसने ना ही ये बोला कि सब सॉल्व करें, ना ही उसने ये बोला कोई एक सॉल्व करे। अगर कोई एक बोलता तो ये आंसर सही हो जाता, अगर वो ऑल बोलता तो पहले वाला सही हो जाता। इसमें दोनों ही चीजें नहीं पूछी है, तो इसमें उसने क्या पूछा है, एटलीस्ट वन, इसको बोल सकता हूं एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन। इसको ऐसे बोला जा सकता है कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकता है पर एक तो कम से कम सॉल्व कर दे। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट के फॉर्म में आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी का आपको आंसर चाहिए है, तो आपने क्या करना है, वन माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट आपने कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट का आंसर हो, हम क्या करेंगे, जो उसने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको क्लब करके उसको ऑपोजिट आंसर निकालेंगे और उसको वन में से माइनस कर देंगे। तो उसने बोला है एटलीस्ट द क्वेश्चन इज सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा तो इसको हम ये बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को, प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट सॉल्व एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी डजंट सॉल्व एंड प्रोबेबिलिटी दैट सी डजंट सॉल्व। तीनों ने सॉल्व नहीं किया है, कभी सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो ए अगर सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है, तो डज नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज वन माइनस वन बाय टू, दैट इज अगेन वन बाय टू। सेम ऐसे बी की कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन बाय थ्री, दैट इज टू बाय थ्री। और सी की कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन बाय फोर, दैट इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। तो ए डजंट सॉल्व, दैट इज वन बाय टू, एंड बी डजंट सॉल्व, एंड मतलब मल्टीप्लाई, दैट इज टू बाय थ्री, एंड सी डजंट सॉल्व, दैट इज थ्री बाय फोर। ठीक है, तो ये वन बाय फोर हो गई आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसको वन से माइनस कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, ये एटलीस्ट वाला पार्ट समझ आता है आपको? प्लीज एक बार बताएंगे सब, एटलीस्ट ये चीज समझ आई है? एटलीस्ट जब भी आपको गिवन हो। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहां पर उसने बोला है कि तीन स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसने पूछा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अगर हम करें कि ए सॉल्व एंड बी सॉल्व एंड सी सॉल्व, तो इसका मतलब सबने सॉल्व किया है। पर उसने ये नहीं बोला कि ऑल दी स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन, उसने प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं पूछी। उसने पूछा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे एक करे, चाहे दो करे, चाहे तीनों करे। ठीक है, ठीक है अर्पित? तो इससे तो तीनों सॉल्व करेंगे उसका आंसर आएगा, और भी लेके चलें इससे एक का आंसर आएगा कि कोई एक सॉल्व कर देगा। तो उसने ये भी नहीं बोला, उसने क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीनों भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन, कि कम से कम एक स्टूडेंट तो सॉल्व कर दे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो जब भी एटलीस्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एटलीस्ट में क्या करें, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है उससे ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग क्यूमुलेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करके वन से रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हमेशा निकल जाए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ता हूं, अब इसको ट्राई करके देखिएगा। वो कहता है अ कैंडिडेट मिस्टर एक्स इज इंटरव्यूड फॉर थ्री पोस्ट। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने तीन जगह पे इंटरव्यू दी है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर थ्री कैंडिडेट। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट के लिए वो कहता है थ्री कैंडिडेट्स हैं। सेकंड पोस्ट के लिए वो कहता है देयर आर फोर कैंडिडेट्स। और आपको लास्ट वाले के लिए गिवन है, थर्ड वाले के लिए अगेन देयर आर टू कैंडिडेट्स। आपसे पूछा गया व्हाट आर दी चांसेस ऑफ मिस्टर एक्स गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि मिस्टर एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बार इसको ट्राई करके देखिए प्लीज। आंसर छोड़िए, पहले मुझे इसको फॉर्मूला बेस्ड एंड और जो भी आपको लगता है वो मुझे बता दीजिए।
एंड और एटलीस्ट, जो भी आपके दिमाग में आता है इसका आंसर इस तरह से निकल सकता है, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर आंसर पे मूव करेंगे। उसने क्या ये बोला है कि पहले में सिलेक्ट हो या दूसरे में या तीसरे में, या उसने ये बोला पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी? हाँ जी, कोई मुझे ये बताएगा। एटलीस्ट हो जाएगा, उसने ए मिस्टर एक्स सिलेक्ट होने की बात की है, तो चाहे एक में हो, चाहे दो में हो, चाहे तीनों में हो, या जैसे मर्जी वो सिलेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, मिस्टर एक्स एटलीस्ट गेटिंग सिलेक्टेड। हाँ जी, बोला जा सकता है ऐसे। तो एटलीस्ट, दोबारा से एटलीस्ट बना तो इसको गेटिंग सिलेक्टेड पूछा है, तो नॉन सिलेक्शन की हम प्रोबेबिलिटीज निकाल के उसको वन से माइनस करते हैं। तो ए वन में सिलेक्ट होगा, तो थ्री कैंडिडेट्स हैं, तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। टू में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/4 है। और थर्ड में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/2 है। ठीक है, तीन में से सिलेक्ट होना, इसका मतलब 1/3। चार में से सिलेक्ट होना, दैट इज 1/4। एंड दो में से सिलेक्ट होना, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2। तो नॉन सिलेक्शन की पहले में कितनी हो जाएगी? 1 - 1/3, दैट इज 2/3। सेकंड वाले में 1 - 1/4, दैट इज 3/4। और थर्ड वाले में 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों में सिलेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ, एंड सेकंड में सिलेक्ट नहीं हुआ, एंड थर्ड में सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको वन से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज बताना जी, ये चीज समझ आई है? हाँ जी, चले अगला क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। वो कहता है, इट इज 9:7 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नाउ 40 years टू ऑफ एज लिविंग टिल द एज 60 years। ठीक है, तो कहता है मिस्टर ए जो अभी प्रेजेंटली 40 years का है, वो 60 years तक जीता रहेगा, उसकी अगेंस्ट आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, अगेंस्ट लिविंग आपको गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 9:7। सेकंड आपको बोला गया है, एंड अ पर्सन बी, एक मिस्टर बी है जो प्रेजेंटली 50 years का है, वो 70 तक जिंदा रहेगा। आपको गिवन है उसकी अगेंस्ट है, क्या है, एक मिनट, आपको एंड अगेन, अगेंस्ट गिवन है, अगेंस्ट आपको गिवन है, अगेंस्ट लिविंग इसके भी है, दैट इज 3:2 आपको ये प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 20 years। ठीक है, कि 20 सालों के बाद एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। तो एक बार ट्राई करके देखना क्या लगता है आपको आंसर। पहले तो मुझे ये बताइए, ए जीता रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? ए के जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितना? वो कहता है मिस्टर ए जो प्रेजेंटली 40 years का है, उसके अगले 20 साल जीने, मतलब 60 years तक जीने की प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट आपको बोला गया है, दैट इज 9:7। एक मिस्टर बी है जो प्रेजेंटली 50 years का है, अगले 20 years मतलब 70 years तक उसके जीने के अगेंस्ट आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज 3:2। आपसे पूछा गया आफ्टर 20 years व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। एटलीस्ट, ठीक है, आपसे पूछा गया एटलीस्ट वन इज अलाइव, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, वन माइनस बोथ डाई। हाँ जी, ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला है उसने। तो ए लिव्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या ए डाइस की निकाल लेते हैं डायरेक्टली, मुझे डाइस भी चाहिए। तो लिविंग के अगेंस्ट, इसका मतलब ये पहली चीज लिविंग के अगेंस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, दैट इज 9/16। बी के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोबारा से लिविंग के अगेंस्ट बोला गया है, तो पहला टर्म अगेंस्ट के लिए यूज हो रहा है, दैट इज 3/5। तो ए डाइज एंड बी डाइज, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/16 इंटू 3/5। पर हमें एटलीस्ट पूछा है, तो इसको वन से माइनस कर देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। वो कहता है, अ पर्सन इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 3 out of 4 शॉट्स।
ठीक है, तो आपको टारगेट हिट होने के लिए बोला गया है कि एक पर्सन टारगेट हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। आगे देखते हैं क्या कहता है। whereas another person is known to hit the target 2 out of 3 shots। ठीक है, तो ए टारगेट हिट करेगा, वो 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स है। बी टारगेट हिट करेगा, दैट इज 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज शॉट। ठीक है, आपसे पूछा गया, आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है दैट द टारगेट इज शॉट। आंसर छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए एंड और एटलीस्ट आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। कम से कम मतलब एटलीस्ट आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शॉट्स द टारगेट, ऐसे बोल सकते हैं। ए हिट करेगा उसकी, या वन ऑफ देम हिट्स बोल देते हैं। तो एटलीस्ट बोला तो इसका मतलब डजंट हिट निकाल के, तो 1 माइनस बोथ डजंट हिट अगर मैं निकाल दूं तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ए हिट करता है, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 आउट ऑफ 4, और बी हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, दैट इज 2/3। तो ये हिट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, और बी हिट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। तो ए डज नॉट हिट एंड बी डज नॉट हिट, वो डज नॉट हिट हो गया। इसको 1 से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज। चलिए अगला पार्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आपको गिवन है द प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव 25 ईयर्स। चलो ये तो हमने कर लिया, ये ऑलमोस्ट वही है। नेक्स्ट इसको देखिए जी, क्वेश्चन वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एट लीस्ट वंस इन 6 थ्रोज ऑफ अ डाइस। दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इन एटलीस्ट वन ऑफ द 6 थ्रोज ऑफ अ डाइस। हाँ जी, एक बार देख के बताइए आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बोला। ठीक है, तो वो कहता है एक डाइस को मैंने 6 बार थ्रो किया है, और 6 में एटलीस्ट एक बार 6 आ जाए, वो आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वंस उसने पूछा है। तो एटलीस्ट हुआ तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6 हम बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना हो जाएगा, गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। डाइस में 6 नंबर होते हैं, 6 में से एक फेवरेबल 6 नंबर मुझे चाहिए है, तो 1 आउट ऑफ 6। तो नॉट गेटिंग अ 6 की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। तो 6 के 6 में वो कहता है 5/6 ही होगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ना आने की बाकी पांचों नंबर आ सकते हैं, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले में नहीं आएगा, दूसरे थ्रो में नहीं आएगा, तीसरे थ्रो में नहीं आएगा, चौथे में नहीं आएगा, पांचवें में नहीं आएगा, छठे में नहीं आएगा। इसको 1 से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज ठीक है, सबको समझ आती है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते हैं एक बार। आपको कहते हैं ए एंड बी डिसाइड टू मीट एट अ टेम्पल बिटवीन 5 to 6 PM। ठीक है, वो कहता है 5 PM से 6 PM के बीच में दो लोग एक टेम्पल पे मिलने के लिए डिसाइड करते हैं, with the condition that no one will wait for the other for more than 15 minutes। ठीक है, वेटिंग आपको बोला गया है, वेटिंग नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ठीक है, जैसे ए एंड बी ने डिसाइड किया कि एक मंदिर में मिलेंगे, वो कहता जो भी पहले आया हद से हद 15 मिनट वेट करेगा, अगर दूसरा आ गया
तो ठीक है, नहीं तो वो वापस चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट वो आपसे पूछा गया है। चलिए, सॉल्व करने से पहले मुझे इसको फॉर्मूला बेस्ड बताइए, एंड और एटलीस्ट आपको क्या समझ आता है इसमें, क्या पूछा है उसने। नहीं, और कोई कंडीशन नहीं है। वो कहता है दो लोगों ने 5 से 6 बजे के बीच में एक जगह पे मिलने के लिए डिसाइड किया, और साथ में कंडीशन रखी है कि 15 मिनट से ज्यादा दूसरे के लिए कोई वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी कि वो मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, हम दो लोग ले लेते हैं, ए एंड बी मान लेते हैं। ठीक है, उन्होंने एक जगह पे, अगर मैं बोलूं ए मीट्स बी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या लगती है? दोनों को छोड़ो, पहले मैं ये बोलता हूं कि ए अगर पहले पहुंचा है वो बी को मिल जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। क्यों 1? 1 का मतलब आपको श्योरिटी बोल, नहीं, एक आप ध्यान से सुनिए, आप जो 1 बोल रहे हैं, आप 1 आंसर का मतलब आप श्योरली बोल रहे हैं कि वो मिल ही जाएंगे। पर ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं कहता कि बी 15 मिनट के बीच में आ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा ना, उसने ये लिखा है कि अगर आ गया तो मिल जाएंगे, नहीं तो ए चला जाएगा। तो ए अगर पहले पहुंचा, एक मिनट ध्यान से समझना, ए मीट्स बी, इसको हम ये मान के चलते हैं कि ए पहले पहुंचा है उस जगह पे और वो बी की वेट कर रहा है, तो बी को कब मिल लेगा? अगर वो 15 मिनट के बीच में आ जाएगा। और 1 घंटे का टोटल टाइम उन्होंने रखा है, तो इसका मतलब 15 आउट ऑफ 60 मिनट्स अगर वो आ गया तो वो मिल जाएंगे। दैट इज 1/4। हाँ जी, आपको तो ये चीज समझ आती है, और बाकी सब तो ऐसे ही। अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर बी पहले पहुंचा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में कि ए ही पहले पहुंचेगा, बी मीट से कि बी पहले पहुंचेगा और ए की वेट करेगा, तो उसके लिए भी सेम है कि वो भी 15 मिनट वेट करेगा 1 घंटे में। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। तो अगर ए पहले पहुंचा, बी को मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर बी पहले पहुंचा तो उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/4 कितने है? वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट से आपको क्या लगता है? एटलीस्ट मिल जाए, ए या तो बी को मिल जाए या बी ए को मिल जाए, या दोनों मिल जाए, या दोनों साथ में भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 मीट। ठीक है, तो नॉट मीटिंग के लिए क्या हो जाएगा? इसकी 3/4, इसके लिए भी 3/4। अगर मीटिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1/4 है, तो नॉट मीटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी दोनों की? दैट इज 3/4। ए डजंट मीट एंड बी डजंट मीट, इसको अगर मैं 1 से माइनस कर देता हूं तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। बताना जी, ये चीज समझ आई है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है अ हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। ठीक है, हस्बैंड सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1/7, और वाइफ सिलेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज 1/5। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड। निकालना जिसका आंसर एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा, आपने और पहले केस निकाली ए सिलेक्टेड, पर इसमें एक और केस बनेगा ना, फिर बोथ भी सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, वो तीनों केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको और से निकालना चाहते हैं, एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड, वाइफ सिलेक्टेड, हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड, और हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर सिलेक्टेड, अगर आप और से निकालना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट है, तो दोनों का नॉन सिलेक्शन निकाल लीजिए, इसका 6/7, इसका 4/5। तो 6/7 इंटू 4/5, इसको 1 से माइनस कर दीजिए और डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा, जो भी आता है।
ठीक है, तो आप इसको और से निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ नॉन सिलेक्टेड, और वाइफ सिलेक्टेड एंड हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड, और हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ सिलेक्टेड। ठीक है, तो ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे इस केस में, तो और से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हस्बैंड सिलेक्ट होगा दैट इज 1/7, वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी दैट इज 4/5, एंड है तो बीच में मल्टीप्लाई, और वाइफ सिलेक्टेड दैट इज 1/5 एंड हस्बैंड डज नॉट सिलेक्टेड 6/7। ठीक है, और का मतलब ऐड होता है, तो दोबारा से ऐड हस्बैंड सिलेक्टेड दैट इज 1/7 एंड वाइफ सिलेक्टेड दैट इज 1/5। किसी तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर एटलीस्ट होगा तो बेटर रहेगा कि आप उसको 1 माइनस वाले कंसेप्ट से इजीली सॉल्व कर दें। इसी में आपसे पूछा है बोथ विल बी सिलेक्टेड, बताना जी उसका आंसर क्या होगा। बोथ विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, ए सिलेक्टेड एंड बी सिलेक्टेड, तो ए सिलेक्टेड एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/35। नन इज सिलेक्टेड, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी दैट नो वन इज सिलेक्टेड, ठीक है, 6/7, ए इज नॉट सिलेक्टेड एंड बी, तो इसका मतलब 4/5, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24/35 आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे आपको क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। चलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो कहता है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रुथ इज एक्स। ठीक है, आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ दैट इज इक्वल टू एक्स आपको दिया गया है, और आपको बोला गया है बी ट्रुथ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको वाई बोली गई है। आपसे पूछा गया है ए एंड बी एग्री इन अ सर्टन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बोला गया ए एंड बी एग्री इन अ सर्टन स्टेटमेंट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ जी, एक बार ट्राई करना है इसको। उसने आंसर नहीं पूछा है, एक्स वाई टर्म्स में ही आप लिख के बता दीजिएगा इसको, आपको क्या लगता है, एक्स इंटू वाई। ठीक है, वो क्या, सॉरी दोबारा बोलिए। ठीक है, वो कहता है ए ट्रुथ बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है। ठीक है, तो ए लाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - x। बी ट्रुथ बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी y है, तो बी लाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - y। एग्री, एग्री करने का क्या मतलब है, या तो दोनों ट्रूथ या दोनों लाई। उसने तो नहीं बोला एग्री इज ऑन अ ट्रूथ स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं बोला उसने। उसने बोला ए एंड बी दोनों एग्री कर जाएंगे, कब करेंगे, या तो दोनों झूठ बोल रहे होंगे या तो दोनों सच बोल रहे होंगे, तब वो दोनों एग्री कर रहे होंगे। ठीक, एग्री कब करते हैं, जब या तो दोनों ट्रुथ बोलते हैं या दोनों लाई बोलते हैं। तो बोथ स्पीक ट्रुथ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए स्पीक्स ट्रुथ दैट इज एक्स एंड बी स्पीक्स ट्रुथ दैट इज वाई, एंड है। ठीक है, तो ए एंड बी बोला है इसको, तो ए की प्रोबेबिलिटी एक्स, बी की वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोथ लाई, इसका क्या मतलब है, ए लाइज एंड बी लाइज। हाँ जी, ये हो गया इसका मतलब। तो ए लाइज दैट इज 1 - x एंड बी लाइज दैट इज इंटू 1 - y, एंड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये चीज समझ आती है। अब देखते हैं, वो देखते हैं ये चीज समझ आई। एग्री जो उसने बोला था, एग्रीमेंट का मतलब है दोनों एक जैसा बोल रहे होंगे तो दोनों एग्री कर रहे होंगे, तो एक जैसा मतलब या तो ट्रूथ या लाई कर रहे होंगे तो दोनों एग्री कर जाएंगे। ठीक, तो टोटल मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं। उसने पूछा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू होगी, मतलब उसने आंसर इस चीज का पूछा। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एक्स वाई अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज एक्स वाई प्लस 1 - x इंटू 1 - y, ये बोल सकते हैं। टोटल आउटकम्स ये हैं, टोटल आउटकम्स ये हैं दोनों के एग्री करने के, उसमें से ट्रू होने के उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये आपने आंसर में कोड करके बता देना।
देखना ये चीज समझ आई है।